Hello and welcome to my YouTube channel राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है किसी अगर कक्षा में घूमता है, किसी भी कक्षा में n=1 हो सकता है, जिसको आप के कक्षा बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। n=2 को एल सेल बोलते हैं, n=3 को एम सेल बोलते हैं। मतलब जो कक्षा है के एल एम एन इस तरीके से लिखा जाता है। उस कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी एक ऊर्जा होती है, जिसको मैंने कल निकाला था, पिछले वीडियो में निकाला था कि उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। और वो कुल ऊर्जा कितनी आई थी, तो E=- ये वाला वैल्यू आया था, E=- me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e⁴। ये ई जो है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और यहाँ पे 8ε0² ये जो इसका मान कांस्टेंट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। n कक्षा की संख्या है, n=1 के सेल के लिए, n=2 एल सेल के लिए। इस तरीके से कक्षा की संख्या है। और ये h है जिसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये आपका h है ना। तो हाइड्रोजन का जो मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालने के लिए जो बोर ने थ्योरी दिया था, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि जो किसी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको उस कक्षा में घूमने के लिए जो ऊर्जा होती है, उसकी कुल ऊर्जा, वो ये इसके बराबर होती है ना। अब बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है अगर किसी कक्षा में घूमता, मैंने ये हाइड्रोजन क्या, ये नाभिक है ना, हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये नाभिक है। इसके बाद इसकी जो वैल्यू है, ये कोई कक्षा है, मान लीजिए ये के सेल ही है, ये आपका एल है, तो ये के कक्षा हो गई, ये एल कक्षा हो गई। लेकिन मैंने इसको उस तरीके से नहीं लिखा है, मैंने लिखा है उच्च कक्षा और निम्न कक्षा। ठीक है ना। उच्च कक्षा मतलब जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, कोई भी कक्षा होगी, के सेल होगी, चाहे एल सेल होगा, एम सेल होगा, एन सेल होगा, तो उसमें जो सबसे अगर पहला सेल लीजिएगा तो निम्न कक्षा हो जाएगा। या कह सकते हैं जो ऊपर वाला होगा वो उच्च कक्षा होगा, नीचे वाला होगा वो निम्न कक्षा होगा, कहीं पे भी, है ना। तो मान लीजिए ये समझ लीजिए कि एल है तो ये एम होगा या एन होगा या ओ होगा या पी होगा, इस तरीके से। ऐसे कह सकते हैं n=, अगर मान लीजिए ये 2 है तो इसकी वैल्यू n=3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि वो उच्च कक्षा हो गया, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। तो किसी भी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो हमने ये कहा था कि उच्च कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जब निम्न कक्षा में घूमता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है ना। कहने का मतलब ये है कि जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके बीच में आकर्षण ज़्यादा होता है। ये जो नाभिक है उसके पास जब इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, उसका आकर्षण ज़्यादा होगा। जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो उसका अस्थाईपन ज़्यादा होगा, मतलब वो स्टेबल रहेगा। और इस वजह से कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अगर स्टेबल है, स्थायी है, तो उसकी ऊर्जा कम होती है। मतलब अगर न्यूक्लियस के पास होगा, आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से वो अस्थायी होगा। और जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस ऑर्बिट में पहुंच गया, तो यहाँ पे अगर पहुंचेगा तो यहाँ पे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। और क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर चला गया तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षित बल लगता है। एक धन आवेशित है, प्रोटॉन धन आवेशित है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। और असमान आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है, कूलम के नियम के अनुसार आपने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कम दूरी है तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, और इसलिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। जिसका अस्थाईपन कम हो जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऊर्जा जो है आपका एक व्यंजक भी आया हुआ है, कुछ व्यंजक ही आया हुआ है, और इसमें हम मान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऊर्जा जो है यहाँ पे, इसकी ऊर्जा यहाँ पे अगर n की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी।
और माइनस में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि n जो है कहाँ है, हर में है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू n की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब तो ये है कि ये वाला वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर का, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ई की वैल्यू घट जाएगी। और जब ये n का वैल्यू बढ़ेगा तो कहने का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे जैसे बढ़ेगा तो ई की वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना। इससे माइनस में अगर कोई वैल्यू कम होता है, इससे पता चलता है कि वो वैल्यू बढ़ गया है। -10 से -5 जो है बड़ा होता है, और n का वैल्यू नीचे है, तो जितना n का वैल्यू बढ़ते जाएगा e का वैल्यू घटते जाएगा। तो e का वैल्यू घटेगा लेकिन माइनस में घटेगा, जैसे -10 से -5, -5 से -2, तो -2 तो बड़ा है ना -10 से। इसका मतलब इस कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा कम होगी, इस कक्षा में जो ऊर्जा होगी ज़्यादा होगी। माइनस में ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगी, और n की वैल्यू ग्रेटर हो रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से है। तो ऊर्जा जो है जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, दूसरे ऑर्बिट में होगा, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, मतलब उसका सही मायने में उसको संक्रमण बोला जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अगर उच्च कक्षा में घूमता है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, निम्न कक्षा में घूमता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है। और आपने ये पढ़ा है कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, बोर ने ये भी कहा था कि किसी भी कक्षा में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स ऊर्जा होती है, मतलब वो ऊर्जा बदलती नहीं है, वही रहती है ना। इस कक्षा में अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऊर्जा जो है उसकी फिक्स होती है, यहाँ घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा भी फिक्स होती है, यहाँ से उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया कि उच्च कक्षा में ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमित होता है या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, और ऐसा तभी करता है जब इन दोनों कक्षा के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है उसका वो उत्सर्जन करता है। जब वो उत्सर्जन करता है ऊर्जा का, तो वही ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में हमें मिलता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बोर्स का जो थ्योरी है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए, वो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमित होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का विकिरण करता है वो स्पेक्ट्रल लाइंस के रूप में देखा जाता है। और वो देखेंगे कि जब उच्च कक्षा है, उसको मैंने मान लिया है कि उच्च कक्षा N2 है, निम्न कक्षा N1 है, तो आपका जो उच्च कक्षा में ऊर्जा होगा वो कितना होगा और निम्न कक्षा में ऊर्जा होगा वो कितना होगा, तो दोनों का जो अंतर होगा उसी को वो विकृत करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो वो दोनों कक्षाओं के बीच की ऊर्जा के अंतर का विकिरण करता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊर्जा है यहाँ पे, उस ऊर्जा का मान निकालेंगे कि N2 में कितनी ऊर्जा है और N1 में कितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास, और उसके हिसाब से फिर दोनों का ऊर्जा का अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। तो किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ये होती है अगर, तो वो अगर किसी उच्च कक्षा में घूमेगा तो वहाँ पे ऊर्जा निकल जाएगी, और किसी निम्न कक्षा में घूमेगा तो वहाँ पे ऊर्जा निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, हमने ये बताया। तो पहले तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा जिसका क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर से इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताते हैं, है ना। तो क्वांटम संख्या इसकी N2 हमने मान ली है ना। उच्च कक्षा N2 से निम्न कक्षा
क्वांटम संख्या इसका n1 है। माना कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में n1 में होता है, ठीक है ना। तो उच्च कक्षा में ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी, उच्च कक्षा में ऊर्जा यहां से निकालेंगे, n का मान 2 डाल देंगे, n2 तो n2 हो जाएगा, और n1 डाल देंगे तो यहाँ पे n1 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ये आपका n2 था यहाँ पे, है ना। देयरफॉर उच्च कक्षा n2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n इक्वल टू n2 से निकालना पड़ेगा, तो E2 इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, E2, और ये जो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ME इंटू E4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, तो वो तो रह ही जाएगा, है ना। H स्क्वायर है वो भी रह जाएगा, n के जगह पे यहाँ पे n2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सिंस m इज इक्वल टू m2, है ना। आपने उच्च कक्षा ले लिया। उसी तरीके से निम्न कक्षा कौन सा हो गया भाई, तो n इज इक्वल टू n1, तो निम्न कक्षा n1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगा, और E1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस ME e⁴ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है, और ये हो जाएगा n1 स्क्वायर। यहाँ पे आपको n की वैल्यू n1 है, निम्न कक्षा। अब दोनों उच्च कक्षा की ऊर्जा हो गई E2, निम्न कक्षा की ऊर्जा हो गई E1, और हमने क्या कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, n2 से n1 में आता है, कोई भी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसका वो संक्रमण करता है, उसका वो विकिरण करता है। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन आती है तो उसको कहा जाता है संक्रमण, ठीक है ना। माने उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में संक्रमित होता है, या कह सकते हैं आता है, तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको विकृत करता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा का विकिरण होगा वो किसका होगा, तो जो दोनों के बीच का अंतर होगा E2 माइनस E1 जो है, ठीक है ना, तो वही लिखेंगे जो कि दोनों के ऊर्जा का अंतर का विकिरण होता है, ठीक है। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि दोनों कक्षाओं के बीच की ऊर्जा का अंतर ही उत्सर्जित होता है,
ठीक है ना। बोर के सिद्धांत के अनुसार, इसे बोर ने ही कहा है कि दोनों कक्षाओं के बीच की, या उसको ऐसे लिखिए बोर के सिद्धांत के अनुसार या बोर के अनुसार, तो ज़्यादा अच्छा है, इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि बोर के अनुसार दोनों कक्षाओं के बीच के ऊर्जा अंतर का विकिरण स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में होता है, स्पेक्ट्रल लाइन के रूप में होता है, ठीक है ना, जो h न्यू के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं E2 उच्च कक्षा है माइनस E1 ये h न्यू के बराबर होता है ना। इसे बोर, जहां न्यू क्या है तो जो उत्सर्जित रेखाएं हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलता है, h न्यू पढ़ते ही हैं, आपने क्वांटम कंडीशन पढ़ा था। तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो h न्यू, या कह सकते हैं जो फोटोन की ऊर्जा होती है उस तरीके से, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है उनका ये उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रमी रेखा होता है उसकी आवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं जहां न्यू क्या होता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति होती है, की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बोलते हैं, तो आवृत्ति, ठीक है ना। तो h न्यू होता है। इस प्रतिबंध को, ये जो होता है मतलब जो दोनों के बीच का ऊर्जा का अंतर है वो h न्यू के बराबर होता है। इस प्रतिबंध को बोर फ्रीक्वेंसी प्रतिबंध भी कहा जाता है। इसे बोर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में h न्यू के बराबर होता है तो आवृत्ति प्रतिबंध कहा जाता है। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू हो गया। E2 का मान ये है, E1 का मान ये है, तो E2 माइनस E1 निकालिएगा, है ना। तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको मैं अगर हटा दूं तो हो जाएगा देयरफॉर E2 माइनस E1 देयरफॉर E2 तो आपको है ही, या E2 माइनस E1 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू हो गया, है ना, h न्यू। और यहाँ से E2 का मान रखिएगा तो हो जाएगा माइनस MeE4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, है ना, प्लांक्स कांस्टेंट, और हो गया m2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, और E1 का मान ये है माइनस MeE4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, है ना, n1 स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू h न्यू, है ना। तो हमने E2 का मान रख दिया ये वाला, E1 का मान रख दिया ये वाला, है ना। तो E2 का मान हो गया ये वाला, है ना, माइनस MeE4 बटा
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर N2 स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस रह गया, E1 का मान माइनस ME, ये 4 है तो माइनस ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर N1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो दोनों को हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करिएगा, तो वो वैल्यू जो है आपका है ना, तो ये जो वैल्यू है इसमें हमने जो लिखा E2 माइनस E1, इसको हम क्या करेंगे अब सोल्व करेंगे। तो दिख रहा है आपको इसमें कि MeE4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो MeE⁴ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर प्लांक्स कांस्टेंट जो है, और बच गया कौन सा, तो यहाँ पे माइनस बच गया तो माइनस हो गया, है ना, एक ऊपर बच गया, ऊपर से तो सारा आपने कॉमन ले ही लिया, नीचे से भी इतना कॉमन ले लिया, तो -1 बटा N2 स्क्वायर ये बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर तो फिर से MeE4 का आपने कॉमन ले लिया है तो ऊपर 1 बचेगा, और नीचे से कॉमन ले लिया, तीनों को बाहर कर दिया तो ये हो गया N1 स्क्वायर, अब बराबर हो गया H म्यू प्लांक्स कांस्टेंट जो है ना। अब यहाँ से देख लीजिए वैल्यू, ये जो आ गया वो क्या आया, तो आपका ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा H को इधर ले आइए तो हो जाएगा MeE⁴ बटा H इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ऊपर है तो हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो अब HQ हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/N1 स्क्वायर, है ना, -1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया आपका कितना, तो न्यू हो गया। और आपको यहाँ पता है कि N2 की वैल्यू ग्रेटर है, N2 उच्च कक्षा लिया था मैंने, N1 निम्न कक्षा लिया था, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है N2 इज ग्रेटर देन N1 है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, N2 ग्रेटर है N1 उच्च कक्षा है, ये वाला उच्च कक्षा है, ये निम्न कक्षा है, तो आप ये भी ध्यान रखना है कि ये उच्च कक्षा हमने लिया है तो N2 की वैल्यू ज्यादा आएगा, हमने निम्न कक्षा लिया है तो जो N1 की वैल्यू कम होगी हमेशा। अब जो है वहां से हमारा जो फ्रीक्वेंसी आया है ना, फ्रीक्वेंसी न्यू आ गया, अब इसका जो वैल्यू है उसको हम न्यू का वैल्यू हमें पता होता है कि ये न्यू जो होता है वो C = न्यू लैम्डा आपने पढ़ रखा है ना, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वहां से हमने पढ़ रखा है सिंस C = न्यू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये वेवलेंथ है ना, ये आपका प्रकाश का वेग होता है और ये तरंगदैर्घ्य होता है, यहाँ से आवृत्ति जो होता है उसको हम लिखते हैं C/λ, है ना, प्रकाश का वेग बटा तरंगदैर्घ्य, तो C जो है इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो न्यू है उसको अगर आप लिखिएगा C/λ तो C/λ हो गया, इसको लिख सकते हैं C/λ बराबर हो गया MeE⁴ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर HQ, है ना, और ये हो गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और यहाँ से C को नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/λ = MeE⁴ बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर HQ, और ये C ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, है ना, भाग पड़ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होती है MeE⁴, है ना, देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है E⁴, माने E का मान कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, H का मान, C का मान 3 × 10⁻, यहाँ पे C का मान क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, तो ये C का मान आपको पता है
और ये आता है 1/λ। 1/λ को वेव नंबर भी कहा जाता है, तरंग संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि 1/λ जो होता है ना, इसको आपने 11th में भी पढ़ा था, वेव नंबर बोला जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, इसको तरंग संख्या बोली जाती है। प्रति मीटर में तरंगों की जो संख्या होती है उसको तरंग संख्या बोलते हैं, इसको वेव नंबर बोलते हैं। तो 1/λ जो होता है, यहाँ से 1/λ आया, तो आप 1/λ से तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं, लेकिन उसको म्यू डैश भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज म्यू डैश इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ से जो मान आता है MeE4 है ना, ये कांस्टेंट होता है जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको R या RT से लिखते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना। या एक बार लिख देता हूँ फिर उसको मैं बोलता हूँ। तो ये हो गया MeE4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H3C 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आपका जो है वेवलेंथ, ये वेव नंबर का रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन निकल के आ रहा है जिसको हम वेव नंबर कहते हैं, या कह सकते हैं ये वेव नंबर है, या इससे तरंग दैर्घ्य को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आता है, इसी को जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है MeE4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर H³ इंटू C है ना, ये जो वैल्यू है ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसको रिडबर्ग कांस्टेंट में लिखेंगे। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आता है, वो आप वैल्यू वाइज उसको रखेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 10967 करके कुछ आता है। तो वो 1, या अगर शॉर्ट में उसको देखेगा तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है। तो यहाँ पे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। क्योंकि सब उसमें कांस्टेंट है, दिख ही रहा आपको कि इसके अंदर Me का मान, E4 का मान, फिर आपका 8 जो है उसका मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, H का मान, सब कांस्टेंट है, और C का मान। तो इसलिए उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, उसको नाम दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि रिडबर्ग में हो जाता है उसको तो उनके इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज म्यू डैश इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, इसको RH हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको R से संकेत किया जाता है। अब ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है n2 की वैल्यू ग्रेटर देन n1 होती है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n2 इज ग्रेटर देन n1, और वेयर मतलब जहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट RH, जहाँ RH को क्या कहा जाता है, तो RH की वैल्यू क्या है, तो MeE4, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E4 हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है ना H³ C, और इसी को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, नियतांक, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, रिडबर्ग नियतांक, और इसकी वैल्यू जो आती है 1.097, जो मैंने बोला था अभी, इसकी वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, मतलब मीटर माइनस 1। तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है कैसे आता है, तो भाई Me की वैल्यू आपको पता ही है कि Me की वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, E का वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देख रहे हैं सब जो वैल्यू है कांस्टेंट है, आपकी वैल्यू E, यहाँ Me ये हो गया, E हो गया, 8 तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, उस तरीके से
या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1/4 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालिएगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 1/4 पाई और इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर h की वैल्यू हमने बताई थी 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। फिर आपको मैंने c की वैल्यू अभी दिखाई थी 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू ऐसे तो आपका ये आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, तो ये वैल्यू जो है इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो लेकर के निकाला गया है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 0.097 10⁻⁷ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इसका कुछ वैल्यू अलग भी होता है जो पूरा एकदम वैल्यू है, लेकिन ये ध्यान रखिए 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, मतलब मीटर-1 होता है। तो ये जो वैल्यू है इसी को आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका वैल्यू, और उसमें हम जो है अब जो है वैल्यू वाइज अगर आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, जब उच्च कक्षा से आपका इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आता है तो उस समय जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है हम यहाँ से उसका जो वेवलेंथ है वो निकाल सकते हैं, या वेव नंबर है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम लाइन जो होता है उसकी ऊर्जा का अंतर के हिसाब से मैंने वेवलेंथ निकाल लिया। वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन जो आएगा उसका वेवलेंथ पता लग जाएगा, या वेव नंबर उससे भी बोल सकते हैं। तो जो वेव लेंथ होता है वहीं से पता लग जाता है कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम देखा गया सबसे पहले, स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो मतलब खोज हुआ था उसको बामर ने खोजा था, और बामर ने उन स्पेक्ट्रम को जो विजुअल लाइट है ना, जो हमारा जिसको हम देख पाते हैं विवजियोर, उसमें देखा था। कहने का मतलब है जो आप पढ़ते हैं विवजियोर, वायलेट कलर, बैनी या पिनाला जो बोलते हैं, बैगनी कलर, आसमानी कलर, है ना, हरा नीला जो भी पढ़ते हैं, तो वो जो है पीला है, नारंगी है, फिर लाल है। तो आप 7 कलर जो पढ़ते हैं वो हम जो देखते हैं उसी दृश्य में, मतलब जो हम जिन वेवलेंथ को देख पाते हैं उसमें उन्होंने बामर सीरीज को, बामर ने खोजा था तो उसका नाम बामर सीरीज पड़ा था। लेकिन ये वाला जो स्पेक्ट्रम खोजा गया वो उच्च कक्षा से जो n = n1 की वैल्यू जब 2 होती है और n2 की वैल्यू कुछ भी होती है, मतलब n1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से होनी चाहिए। उच्च कक्षा 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है उच्च कक्षा n1 से ग्रेटर होगा। तो अगर n1 की वैल्यू 2 होगी तो n2 की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है n2 जो है n1 से ग्रेटर होगा। तो n1 की वैल्यू अगर 2 लीजिएगा तो n2 की वैल्यू आगे हो जाएगा। तो बामर ने ये खोजा था, इसलिए इसको बामर श्रेणी कहा जाता है। तो जहाँ पे ये विजुअल लाइट होता है या विजुअल जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बामर सीरीज में लिखते हैं। और ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, तो n2 = हाइयर स्टेट से, मतलब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, n1 = 1। तो जब n1 का मान 2 हो और n2 का मान हाइयर हो, उससे ग्रेटर हो, तो हमेशा बामर श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है वो दिखती हैं। तो इसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में यहाँ पे जो डिफरेंट सीरीज है उसके बारे में बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा n1 = 2 में, ये 2 मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, 2 में संक्रमित होता है या आता है भी बोल सकते हैं, संक्रमित होता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं
बामर श्रेणी की कही जाती है। अर्थात क्या हो गया, आता है बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा, तो n1 का मान तो 2 फिक्स हो जाएगा और n2 का मान ग्रेटर देन n1 हो जाएगा। ग्रेटर देन n1 n2 का मान दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, है ना, या लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड n2 इज इक्वल टू 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। क्यों, सिंस n2 इज ग्रेटर देन n1, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से जो वेव नंबर लिखिएगा या ये वेव नंबर देयरफॉर या 1 अपॉन लैम्डा ये क्या हो जाएगा RH, और यहां से 1 अपॉन n1 का मान तो फिक्स हो गया 2 स्क्वायर, लेकिन n2 का मान यहाँ पे n2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको कि n2 का ये मान हो जाएगा, और ये जहां n2 का मान क्या हो सकता है, तो 3 4 5 सो ऑन। तो 3 से 2 4 से 2 5 से 2 अगर ये इस तरह की रेखाएं होती हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं, तो उसको हम कहते हैं बामर सीरीज में। तो अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है इसको एक एक करके, और जब यही चीज जो है 1 पे आता है तो उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। तो अब सबका तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, उसी तरीके से सबका चलेगा, है ना। एक के लिए हमने लिखा दिया, अब इसका हम टेबल बना देते हैं। ठीक है ना, बाद में सारे क्या कहते हैं, सारी लाइनें मिली जिसको लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन, ब्रैकेट, टी फंड इस तरीके से बोला जाता है। तो जैसे ये लिखा आपने उसी तरीके से सबको लिखा जाएगा। लाइमन होगा तो बामर होगा, तो पार्सन होगा, तो ब्रैकेट होगा, तो पी फंड होगा, तो और एक नया हम्फ्रीज सीरीज है तो वो हम्फ्रीज सीरीज आता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे यदि, ठीक है ना, डिफरेंट स्पेक्ट्रम रेखा जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां कर देते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, ठीक है ना। तो पहला है यदि n1 इज इक्वल टू 1 है ना, और n2 इज इक्वल टू 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि n2 तो ग्रेटर देन n1 है ही, सही है। तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है उसको लाइमन श्रेणी का कहा जाता है। ठीक है ना, लाइमन श्रेणी कहा जाता है। तो यदि n1 इज इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और n2 का मान यहाँ पे n2 ही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला सब में वही रहेगा, ये केवल बदलता रहेगा। ये n2 स्क्वायर उसके आधार पर, अगर ये 1 है तो 2 से स्टार्ट होगा, अगर ये 2 है तो 3 से स्टार्ट होगा, ये 3 है तो 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। तो इसको लाइमन श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया कि यदि, ये तो पढ़े ही आप, n1 इज इक्वल टू 2 हो, n2 इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा, 4 5 है ना, ये तो सब में दिख रहा है कि n2 ग्रेटर देन n1 है। तो ये जो हो जाएगा इसको बामर श्रेणी बोला जाता है, इसको बामर श्रेणी बोला जाता है। तीसरा है यदि n1 का मान 3 हो जाए ऐसे, है ना, और n2 का मान 4 से स्टार्ट हो, 4 5 6 7 इस तरीके से, n2 ग्रेटर देन n1 है, तो n1 तो 3 है तो n2 ग्रेटर होगा तो 4 से ही स्टार्ट होगा। तो जो स्पेक्ट्रम रेखा मिलती है वो पार्सन में मिलती है, पार्सन श्रेणी में मिलती है।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और चौथा जो होता है लाइमन श्रेणी जो होता है, ये आपका लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्टन हो गया, फिर ब्रैकेट है। तो यदि n1 इज इक्वल टू 4 हो जाए, n2 इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 इस तरीके से चले, n2 इज ग्रेटर देन n1 है, तो इसको बोला जाता है ब्रैकेट। इसको बोला जाता है ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है पीफुंड श्रेणी होता है, इसको पास्टन सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बामर सीरीज बोलते हैं, इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और एक यदि n1 इज इक्वल टू 5 हो जाए, डबल टी है, ठीक है ना, ये डबल टी है, ब्रैकेट श्रेणी हो गई। n1 इज इक्वल टू 5 हो जाए, n2 6 से स्टार्ट हो जाए, 7, 8 इस तरीके से, है ना। तो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाता है पीफुंड श्रेणी, इंग्लिश में पीफुंड या फुंड बोलिए, जो भी है, फुंड श्रेणी। लेकिन इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है पीफुंड श्रेणी, पीफुंड सीरीज, या पी साइलेंट है, फुंड सीरीज बोलिए, ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट फुंड के बाद होता है हम्फ्रीज श्रेणी, जब n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 6 होता है। तो 6 जो है n1, अगर यदि n1 का मान 6 हो तो n2 का मान इससे आगे से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9 सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो बनता है इसको कहते हैं हम्फ्रीज श्रेणी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम्फ्रीज श्रेणी इंग्लिश में, हम्फ्रीज सीरीज। तो ये जो सीरीज है ये आपको इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में आता है, कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो अगर उच्च कक्षा से कहीं पे भी n=1 पे आएगा तो जो सीरीज मिलता है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला जो है ग्राउंड स्टेट है, जिसको आप n=1 बोलते हैं, फिर ये वाला जो है आपका n=2 है, फिर ये वाला जो है n=3 है, फिर ये वाला जो है आपका n=4 है ना, ये फिर n=5 है, फिर n=6 है, फिर n=7 है ना। इसी तरीके से और भी ले सकते हैं, n=7 है या n=8 है। तो जितनी भी लाइनें है ना, जितनी भी लाइनें n=1 पे आएगी, ठीक है, कहाँ से आ सकती है, 2 से आ सकता है, देख रहे हैं यहाँ से लाइन n=1 पे आ सकता है 2 से, फिर 1 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, फिर 4 से आ सकता है, फिर 5 से आ सकता है यहाँ पे लाइन, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ से भी आ सकता है, उसी तरीके से यहाँ से आ सकता है, मतलब हायर स्टेट से जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसमें जो लाइनें मिलेगी उसी को लाइमन सीरीज कहते हैं। तो ये वाला जो बनेगा ये लाइमन श्रेणी का बनेगा, ये
लाइमन श्रेणी हो जाता है। इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कहां से आएगा, हायर स्टेट से n इज इक्वल टू 1 पे आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। और अगर उसी तरीके से अनंत ले सकते हैं, लेकिन अनंत को सीरीज लिमिट बोला जाता है, तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि बनाना है। तो उसी तरीके से ये जो है n इज इक्वल टू 8 है, और ये चलता चलता अगर यहाँ पे इन्फिनिटी ले लेते हैं तो इसको सीरीज लिमिट बोला जाता है, मतलब श्रेणी का लास्ट जो होता है सीरीज लिमिट बोला जाता है, ठीक है ना। श्रेणी लिमिट, सीरीज लिमिट कह सकते हैं। तो इसका जो संख्या है जो अनंत वाला होता है उसको सीरीज लिमिट कहते हैं, मतलब वहां पे एक ये जा करके खत्म हो जाता है जो इसका सबसे लास्ट वाला होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो है इस तरीके से आया, उसी तरीके से अगर 2 पे आता, 2 पे कहां से आएगा, 3 से आएगा। तो 2 पे आएगा 3 से, यहाँ पे देख लीजिए ये 2 से 3 से आ रहा है, फिर 4 से आएगा, है ना, फिर 5 से आएगा, है ना, फिर 6 से आएगा, आ सकता है। उसी तरीके से 7 से आ सकता है, उसी तरीके से 8 से आ सकता है। तो ये सारी की सारी लाइनें हो जाएगी किसमें, तो ये वाली लाइनें बनेंगी हमारी बामर सीरीज में, ठीक है ना। बामर सीरीज में बोलते हैं। तो ये जो होता है लाइमन सीरीज, हमेशा लाइमन सीरीज जो होता है हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है, मतलब जो सरब जो पराबैंगनी तरंगे जो बोलते हैं, तो ये पराबैंगनी होता है, ठीक है ना। ये पराबैंगनी मतलब इसको आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। पराबैंगनी तरंगे कह लीजिए या किरणें बोल लीजिए, तो पराबैंगनी रेज या वेव्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजुअल रेज जो बोलते हैं, है ना, विजुअल लाइट बोलते हैं। तो पराबैंगनी तरंगे होती है ये, ठीक है ना। लाइमन सीरीज की जो भी होती है वो पराबैंगनी तरंगे होती है, जिसको आप बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट वेव्स कह सकते हैं या रेज कह लीजिए। पराबैंगनी किरणें भी बोल सकते हैं, तरंगे या किरणें बोल लीजिए, तो किरणें भी बोलिएगा तो चलेगा। अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, तो ये दिखती नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रेज को हम नहीं देख सकते, ये दृश्य किरणें होती है, विजुअल रेज होती है ना, दृश्य किरणें होती हैं। तो ये विजुअल रीजन जो होता है, मतलब बामर सीरीज हमेशा विजुअल होता है, तो विजुअल लाइट होता है या विजुअल रेज होता है, तो ये आप उसमें देखते हैं। ये जो पास्सन है, ब्रैकेट, पी फंड है, ये सारे के सारे इंफ्रारेड में मिलते हैं। हमफ्रीज को मैंने वहां पे मिटा दिया इसको बनाने के लिए। तो बामर सीरीज जो है वो दृश्य तिरंगे होती हैं, दृश्य किरणें होती है, ठीक है ना। ये जो है अल्ट्रा वायलेट, ये जो होता है वो इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को अवरक्त किरणें बोलते हैं, ये होता है अवरक्त किरणें। इसको भी आप नहीं देख पाते, इंफ्रारेड इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ये भी इंफ्रारेड होता है, मतलब ब्रैकेट श्रेणी की जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो किसमें मिलती है, इंफ्रारेड में मिलती है, ठीक है ना, अवरक्त किरणें होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ब्रैकेट सीरीज भी कहाँ मिलती हैं, तो अवरक्त होती है, ये अवरक्त किरणें होती हैं। अवरक्त किरणें होती है, पी फंड भी अवरक्त किरणें होती है। ये सारी की सारी अवरक्त किरणें होती हैं। ये चारों आपका पास्सन है, ये वाला पास्सन है, फिर ब्रैकेट है, पी फंड है और हमफ्रीज, वो भी अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है ना। तो छठा जो था आपका हमफ्रीज श्रेणी,
हम्फ्री श्रेणी भी अवरक्त किरणें होती है। ठीक है, तो ये बामर हो गया। उसी तरीके से अब n इज इक्वल टू 3 पे आइएगा तो n इज इक्वल टू 3 पे ये मिलेगा हायर से, है ना। n इज इक्वल टू 3 पे ये आया, n इज इक्वल टू 3 पे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा हायर स्टेट से, तो वो जो है बामर के बाद पासचंद बनाएगा। ठीक है ना। फिर आपका n इज इक्वल टू 3 पे हो गया। अब n इज इक्वल टू 4 पे जब किरणें आएंगी, है ना, हायर से, तो ये ब्रैकेट बनाएगा, ये है ब्रैकेट बनाएगा। फिर जो है 5 पे जब आएगा हायर से इस तरीके से, तो ठुंड श्रेणी बनाएगा। ठीक है ना। और जब ये 6 पे आएगा, मतलब यहाँ पे हायर से यहाँ पे आ रहा है, मतलब, और यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, तो ये जो बनाएगा वो हम्फ्रीज बनाएगा, हम्फ्रीज श्रेणी। इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम है इस तरीके से दिखता है। मतलब जो स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी श्रेणियां जो होती हैं इस तरीके से होती हैं, और ये आपको आता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा लाइमन श्रेणी की जो किरणें होती हैं या लाइमन श्रेणी का जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है वो कहाँ देखी जाती है। तो देखी क्या, परावैंगनिक किरण को हम नहीं देख सकते, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे तो देख सकते हैं। तो कहाँ मिलती है, परावैंगनिक किरणों में मिलती है ना। तो परावैंगनिक किरणें लाइमन श्रेणी में मिलती है। उसी तरीके से जो दृश्य किरणें होती है बामर श्रेणी में मिलती हैं। आपका जो देख पाते हैं जिसमें आपका भिव जीवर है। तो अगर पूछा जाए कि लाल, अगर जो वेवलेंथ है आपका भिव जीवर में, वो जो लाल कलर का जो लाइट होता है, लाल कलर का मतलब लाल रंग का जो प्रकाश है या नीला रंग का प्रकाश है, वो किस श्रेणी में देखा जाएगा, तो बामर श्रेणी में देखा जाएगा। क्योंकि ये दृश्य होती है, हमें दिखता है, जो बैगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है या नारंगी है या लाल है, ये सारी किरणें जो है हमें दिखता है, जिसको आप भिवजियोर कहते हैं या बैनी आह पिनाला बोलते हैं। तो वो जो है सारी की सारी किरणें जिसको हम देख पाते हैं, वो हमेशा पूछा जाए कभी भी तो वो किरणें बामर श्रेणी में मिलेगी। मतलब वो स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलता है जिसको हम देख पाते हैं वो बामर श्रेणी की होती है। वो दृश्य विजुअल रीजन में मिलता है, या विजुअल लाइट होता है या विजुअल रेज होता है, दृश्य होता है वो। फिर जो है आपका बाकी जो ये है पासचन है या ब्रैकेट है या पी फुंड है, या आपका या फुंड है, या एक आपका जो क्या कहते हैं हम्फ्रीज है, ये जो इसके बाद वाला हम्फ्रीज n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 6 है। ये सारे की सारी ये जो 3 से लेकर के इधर है, ये सब इंफ्रारेड होता है, अवरक्त तरंगे होती है, जो जब कोई चीज गर्म होता है तो उसको गर्म करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको पता है कि अवरक्त किरणें जो होती है किसी चीज को गर्म करती है ना। तो जब आप कोई चीज को गर्म कर रहे होते हैं, या जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, उसके मतलब किरणों में जब आप कुछ रखते हैं, धूप में जब कुछ रखते हैं, तो जो गर्म होता है वो सूर्य के किरणों के अंदर या अवरक्त किरणें होती हैं, उसी से गर्म होता है ना। तो कोई भी चीज गर्म होता है तो इसी किरण से गर्म होता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो इसी किरणों का उत्सर्जन भी करता है, अवरक्त किरणें। तो हमें तो दिखता नहीं है वो किरण, लेकिन ये इस श्रेणी में मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो उसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका परमाणु है वो चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद इससे क्वेश्चन करेंगे और उस समय कुछ कुछ आपको इसके साथ बताते चलेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या कह सकते हैं परमाणु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से देखिए, और इससे ये जो खास करके ये वाला पार्ट है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 नंबर में दे भी देता है, तो ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन 1-1 नंबर का भी बहुत आता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इसको पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करते रहिए, लोगों को बताइए भी, है ना, जिससे कि लोग भी फायदा इसका उठा सकें, दूसरे लोग भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।